हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। चलिए, अब हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन और उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया गया, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो वैसे थ्योरी बेस्ड है। कुछ इंफॉर्मेशन से केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो आपको इस लेक्चर में दी जाएंगी। तो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। मींस आप किसी स्टेटमेंट के लिए, किसी केमिकल चेंज के लिए जो केमिकल इक्वेशन लिख रहे थे, उन केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन थी। मींस ऐसी क्या क्या जानकारियां थी या ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको उस केमिकल इक्वेशन का जो सिंबल मेथड आपने फॉलो किया वो आपको नहीं बता पाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, कुछ कॉमन ऐसी इक्वेशंस हैं। जैसे कि ये इक्वेशन हम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे आप वाटर में ऐड करते हो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दूसरी इक्वेशन की मैं बात करूं, NaOH को आप HCl से रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर मिलता है आपको NaCl प्लस H2। तो बच्चों, ये जो दो इक्वेशन है इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो आपको इस देखकर पता नहीं चल रही है। आप देखकर नहीं बता पाओगे। मींस ये इस केमिकल इक्वेशन मेथड का ड्रॉबैक हुआ। कि ड्रॉबैक ये हुआ कि इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस प्रोसेस में किसी तरह की कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है। मैं पहले शेयर कर देता हूँ कि क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने एक कंटेनर में NaOH लिया हुआ है और उसमें आपने HCl डाल दिया, और वो कंटेनर अगर आपने हाथ में लिया हुआ है तो ये इक्वेशन मींस ये वाला जो प्रोसेस है वो इतना एक्सोथर्मिक होता है। तो हो सकता है कि वो कंटेनर जो आपके हाथ में, वो कंटेनर ब्लास्ट हो जाए। और जब कंटेनर ब्लास्ट होगा तो obvious सी बात है कि वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। मींस कई सारी ऐसी प्रोसेस होते हैं, कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके कंप्लीट होने पर एनर्जी रिलीज होती है। जिनके कंप्लीट होने पर एनर्जी रिलीज होती है, जो मैं आपको बता चुका था लास्ट क्लास में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं आपको। लास्ट क्लास में आपने दो केसेस स्टडी किए एनर्जी चेंज के बेसिस पर, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं। जितनी भी रेस्पिरेशन है और जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और कंबशन है, ये सब की सब किस में आती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही काउंट होती है। तो चलिए बात करते हैं। ऐसे ही दूसरी एक इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2। क्या इसे देखकर आप बता पा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे हो जाएगी? आपको देखकर तो ये लग रहा है कि मैंने ये इक्वेशन आपको बताती है कि कैल्शियम कार्बोनेट को रखा और वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। मींस आपका ये जो मेथड है इसकी भी ये लिमिटेशन है कि इसको देखकर पता नहीं चल रहा है कि किन कंडीशन पर ये इक्वेशन होगी। इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट खुले में रखते हैं डिकम्पोज हो जाता है? गलत। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यहां पर आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब ये डिकम्पोज होगा। तो क्या आपकी इक्वेशन ने ये इंफॉर्मेशन दी थी? तो बच्चों, ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको केमिकल इक्वेशन नहीं देती है, और उससे आपको उस इक्वेशन को प्रोसीड करवाने में हो सकता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप की इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है। फर्स्ट है, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड। हम किसी इक्वेशन को, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। क्या आप इसे देखकर ये बता सकते हो कि ये इक्वेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? आपके सामने लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन Fe प्लस O2 प्लस H2O, और ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3 डॉट XH2। बट क्या आप इसे देखकर बता सकते हो कि उस आयरन की रस्टिंग कितने टाइम में हो जाएगी? मीन्स आप स्पीड नहीं बता सकते हो कि ये इक्वेशन कितने टाइम में हो जाएगी। अब आपके सामने इक्वेशन है, उसे देखकर आप स्पीड नहीं बता पाए। न्यूट्रलाइजेशन है वो कुछ सेकंड्स में हो जाती है। तो कई सारी ऐसी इक्वेशंस है जिन्हें, कई सारे ऐसी रिएक्शंस है जिन्हें कंप्लीट होने में दिन लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। और कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाती हैं।
बट आप केमिकल इक्वेशन को देखकर उनके टाइम को, टाइम ऑफ कंप्लीशन को नहीं बता पाते हो। ये एक ड्रॉबैक है इक्वेशन का। दूसरा लिमिटेशन, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन ऑफ about physical states of reactants and products। मीन्स केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन आपको केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है। मैं आगे आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट favorable condition for that reaction। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन क्या है, जैसे कि कई ऐसी रिएक्शन है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाती हैं, कई ऐसी रिएक्शन है जिनके लिए आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, कई ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके लिए आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग या प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन्हें कंप्लीट करवाने के लिए उनमें कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई की जाती है, प्रेशर चेंज किया जाता है या टेम्परेचर चेंज किया जाता है। तो किस टेम्परेचर और प्रेशर पर वो रिएक्शन होगी, वो इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं होती है। तो उन्हें भी मेंशन करने के लिए, मेंशन होगी तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट, तो बच्चों कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मैं आपको बता ही चुका हूं, और कुछ केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो केमिकल इक्वेशन देखकर हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता नहीं चलता है कि वहां पर एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी केमिकल इक्वेशंस लिखकर बताई थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे देखकर इसमें कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होने वाली है। जैसे कि मैंने लिखा CaO प्लस H2O गिव CaOH ऑल ट्वाइस, क्या यहाँ पर कहीं मेंशन्ड है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी? बट एक्चुअल में जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तो जिस कंटेनर में वाटर है वो कंटेनर बहुत गर्म हो जाएगा, और वो गर्म होगा मीन्स उसको हीट मिली है उस केमिकल रिएक्शन से, और उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है। वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि इस इक्वेशन में कहीं मेंशन नहीं है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन होगी। चलिए अब बात करते हैं कि जो लिमिटेशंस आपने स्टडी किए इन्हें किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है। एक लास्ट जो केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है वो ये है, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो इन लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करने की भी कोशिश की गई, हमने कई सारे ऐसे मेथड केमिकल इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर दिए जिनसे हम इन लिमिटेशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताने जाऊंगा कि इन केमिकल इक्वेशन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या नए इंप्लीमेंट हमने किए हैं। बट उससे पहले आप इन सारे केसेस को बहुत अच्छे से समझें, बहुत जरूरी है। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, मींस केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हो तो उसे आप देखकर नहीं बता सकते हो कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी। दूसरा, किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट है और बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो किस फिजिकल स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस फिजिकल स्टेट में वो वहां पर बन रहे हैं। फिजिकल स्टेट का बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशंस, कई ऐसी रिएक्शंस है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में ही हो पाती है, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो उनके लिए सुटेबल टेम्परेचर या प्रेशर की रेंज क्या होगी, उसे हम किस तरह से मेंशन करें। नेक्स्ट, कुछ रिएक्शन में एनर्जी चेंज का आपको पता नहीं चलता है, मींस जो इक्वेशन आपको लिखते हो वो आपको नहीं बताती है कि वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या एनर्जी रिलीज हुई है, या कितना अमाउंट वहां पर एनर्जी का एब्जॉर्ब हुआ है या कितना अमाउंट वहां पर रिलीज हुआ है। ठीक है, मान लो किसी ने बोल दिया कि बच्चे इस इक्वेशन को घर पर कर लेना और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
अब एक्सोथर्मिक में हो सकता है कि बहुत कम अमाउंट में हीट रिलीज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो। तो आपने अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाए। अगर आपके सामने इक्वेशन में सारी इंफॉर्मेशन होगी तो आप उस इक्वेशन को प्रोसीड करवाने के लिए सारी प्रिकॉशंस उसी तरह से लोगे। चलिए, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन का भी एक रोल होता है। कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाता है। जैसे कि एसिड या बेस की मैं बात करूं तो ज्यादातर इक्वेशन में आप एसिड और बेस के बारे में स्टडी करोगे, और आपने स्टडी किया भी होगा कि एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लास 9th में भी आपने स्टडी किया होगा कि सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। फिर से रिवाइज करवाता हूं। डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आपने बहुत कम पानी में बहुत कम चीनी आपने मिलाई, मींस उसकी स्वीटनेस जो है, उसका जो मीठापन है वो बहुत कम होगा, मींस वो सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। लेकिन आपने उस पानी में इतनी ज्यादा चीनी आपने मिला दी, बहुत ज्यादा शुगर अगर आप ऐड कर दोगे तो बहुत स्ट्रांगली आपको कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, बहुत ज्यादा स्वीट हो जाएगा। मींस ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। मींस जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, या हम ऐसा बोलें कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है वो डाइल्यूट होता है। तो कई ऐसी इक्वेशंस होती हैं, आप बाद में स्टडी करेंगे कि अगर आपने किसी मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करवाया तो रिएक्शन के प्रोडक्ट अलग होंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट कराओगे तो उसके प्रोडक्ट अलग होंगे। मतलब हमें इक्वेशन में ये मेंशन करना होगा कि वहां पर डाइल्यूट लें या कॉन्सेंट्रेटेड लें। जैसे कि मैं बात करता हूं एक इक्वेशन की, कॉपर को H2SO4 से रिएक्शन करवाओ, और अगर ये H2SO4 का सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब कि H2SO4 बहुत कम अमाउंट में उस वाटर में, तो यहां पर किसी तरह की रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चों यहां पर आपने H2SO4 कैसा ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, रिएक्शन होगी, कॉपर सल्फेट वाटर प्लस SO2 गैस यहां पर आपको मिल जाएगी। मींस यहां पर रिएक्शन हो रही है, यहां पर नहीं हो रही। अब अगर मेरी इक्वेशन में अगर कॉन्सेंट्रेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मान लो मैंने ये रिएक्शन करवानी थी बट मैंने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो रिएक्शन हो जाएगी, मतलब आपकी रिएक्शन इनकम्प्लीट है अगर आपने उसमें वो इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की। तो चलिए बच्चों, ये था एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि ये लिमिटेशंस हैं, और इन लिमिटेशन को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर इन्हें हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो फिर केमिकल इक्वेशन जो मेथड है हमारे पास वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े स्केल पर आप उसे यूज में नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं above limitations are rectified in following manner, कि जितनी भी लिमिटेशन आप ऊपर देख रहे हैं उन्हें हमने किस तरह से रेक्टिफाई किया, उनके कॉन्सेप्ट समझिए कि हम क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस करें जिससे ये लिमिटेशन ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाए। इसमें एक और लिमिटेशन है वो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, सिक्स्थ, अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। मींस कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं और कुछ इरिवर्सिबल होती हैं। आगे जब मैं आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं। बट सबसे पहले हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम केमिकल इक्वेशन में कैसे ये चीज, ये इंफॉर्मेशन ऐड करें कि उसको पढ़कर आपको पता लग जाए कि वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। तो अभी हम बात करेंगे उसकी। रिवर्सिबल का मतलब मैं आपको बताता हूँ, रिवर्सिबल का मतलब जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। मींस एट अ टाइम आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बन रहा है और वही प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, रिएक्टेंट भी बना रहा है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करके उसी टाइम पर क्या बना रहा है, रिएक्टेंट भी बना रहा है। मींस आपकी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है, रिएक्टेंट खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है और क्या बनता जाता है, आपके पास प्रोडक्ट बनता जाता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं सारी लिमिटेशंस की बात करूं, एक लिमिटेशन जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट के बारे में।
तो फिजिकल स्टेट्स को किस तरह से रेक्टिफाई किया, जैसे कि आपके पास कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो आप ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसके लिए आप उसके फॉर्मूला के साथ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एस। स्मॉल लेटर में आप क्या लिखेंगे वहां पर, एस। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस वहां पर लिक्विड स्टेट में है तो आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्मॉल एल, जो रिप्रेजेंट करेगा उसकी फिजिकल स्टेट को जो कि लिक्विड होगी। अगर कोई सब्सटेंस वहां पर गैसियस स्टेट में है तो आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जी। सिमिलरली अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में गैस का फॉर्मेशन हुआ है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को आप रिप्रेजेंट करेंगे अपवर्ड एरो से। और किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ है प्रेसिपिटेट का, मींस सॉल्यूबल रिएक्टेंट की रिएक्शन से आपको एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट मिला है, तो वो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैकेट में एस और डाउनवर्ड एरो, और यहां पर आप उसके ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी स्टेट को, और इवोल्यूशन के लिए आप रिप्रेजेंट करेंगे अपवर्ड एरो। तो ये थे कुछ केस। सिमिलरली आप कई बार सॉल्यूशन की फॉर्म में इक्वेशन को लेते हो, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। तो हम बात करें, अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व है, डिसॉल्व इनटू वाटर, तो उसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए क्यू, और यहां पर ए क्यू रिप्रेजेंट करेगा एक्वस सॉल्यूशन को। आपने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसे बोला जाता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। तो आप उस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को, मींस उस सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन के लिए आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ए क्यू। और ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में जो आप सॉल्यूशन लेंगे वो कैसे होते हैं, एक्वस होते हैं, इसलिए ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं कि रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, और जो अभी अभी आपने देखा इनकी भी इंफॉर्मेशन हम एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट फिजिकल स्टेट का देखें तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूं, H2O2 गिव्स H2O। बच्चों फिजिकल स्टेट का बड़ा रोल है। अगर यहां पर लिखा जाए H2 हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होगा, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होगा, और H2O जो है वो गैसियस स्टेट में होगा। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है और कुछ इक्वेशन ऐसे भी होती है, H2 गैसियस स्टेट, O2 गैसियस स्टेट। यहां पर आप वाटर किस फॉर्म में बना सकते हो, लिक्विड फॉर्म में बना सकते हो। बट दोनों केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो अलग अमाउंट में होगी, और उसमें रिलीज होने वाली एनर्जी का अमाउंट डिफरेंट होगा। तो उसकी बात अभी मैं आपसे बाद में करूंगा जब हम एनर्जी चेंज की बात करेंगे। अभी पहले आप एग्जांपल्स को देखिए जिसमें आपको स्टेट चेंज नजर आ रहा है, अगर आप स्टेट मेंशन करते हैं तो। सिमिलरली और एग्जांपल में लूं, जिंक सॉलिड स्टेट में H2SO4 आपने कैसा लिया, एक्वस वाटर में डिसॉल्व है, और यहां पर आपने बनाया ZnSO4 एक्वस प्लस H2 जो कि गैसेस स्टेट में इवोल्यूशन के साथ आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो इन इक्वेशंस में और इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर दी। स्टार्टिंग से हम इस तरह से लिख रहे हैं, बट मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जब पहले इक्वेशंस लिखी जाती थी तो उनमें ये सारी चीजें मेंशन नहीं होती थी, बट बाद में जब ये लिमिटेशन सामने आई तो उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन उन केमिकल इक्वेशन में इस तरह से ऐड की जा सकती है। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस की। कई ऐसी रिएक्शंस है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर होती है, और रिवर्सिबिलिटी की। इसमें एक केस बच्चों ये भी मैं आपको बताता हूं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका जो एरो होता है डायरेक्शन के ऊपर आप क्या रिप्रेजेंट कर देते हो, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हो। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल लिख देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की जा रही है तो ये कन्वर्ट होगा CaO प्लस CO2। ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड स्टेट में होगा। अब हम बात करें कि रिवर्सिबिलिटी के लिए, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप एक साइन मेंशन कर देते हो इस तरह से, डबल साइडेड एरो, या आप दो हाफ एरो इस तरह से लगा देते हो, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और ये वाला जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है बच्चों प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं,
N2 plus O2 gives 2NO, या N2 plus thrice H2 gives 2NH3। तो यहां पर ये रिवर्सिबल का साइन आपने मेंशन कर दिया, मींस ये केमिकल इक्वेशंस कैसी है, रिवर्सिबल है। चलिए अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस की और कॉन्सेंट्रेशन की। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए जैसे कि अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग की जो रिएक्शन है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं इस केमिकल इक्वेशन से। बट ये केमिकल इक्वेशन एक पर्टिकुलर, यहां पर आपको प्रेशर भी मेंटेन करना होता है और एक टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। ये काफी कॉमन सा प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस। साइंटिस्ट हेबर ने इस प्रोसेस को पता किया, इसलिए इसे बोला जाता है हेबर्स प्रोसेस। और ये प्रोसेस आप स्टडी करेंगे जब आप अमोनिया के बारे में स्टडी करेंगे नाइट्रोजन फैमिली में। तो जब आप पीरियोडिक टेबल के अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ब्लॉक को स्टडी करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली में वहां पर आपको नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अमोनिया होगा, जिसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया काफी अच्छा कंपाउंड है और काफी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, इसे बनाने के लिए जो आपका जो भी सेटअप होता है उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर हमें मेंटेन करना होता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वहां पर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर वहां पर होता है 200 एटीएम। प्रेशर वहां पर कितना होता है? 200 एटीएम। तो चलिए बच्चों, साथ में आपको Fe प्लस एमओ मतलब आयरन और मोलिब्डेनम भी वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। आयरन और मोलिब्डेनम भी वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। मतलब काम की बात यह है, फेवरेबल कंडीशन कैन बी प्रेजेंट above and below the arrow। मीन्स जो इक्वेशन की डायरेक्शन बता रहा है उसकी एरो के ऊपर या नीचे इन्हें प्रेजेंट किया जा सकता है, उन्हें लिखा जा सकता है फेवरेबल कंडीशन को। तो बच्चों यहाँ पर जो आयरन और मोलिब्डेनम है ये क्यों ऐड किए गए, या फेवरेबल कंडीशंस में हमें समझ में आ गया कि प्रेशर का भी रोल होगा, टेम्परेचर का भी रोल होगा। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पर होगी। बट यहाँ पर जो आयरन आपने ऐड किया हुआ है, इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो कई सारी ऐसी रिएक्शन है जिनमें एरो पर आपको केमिकल सब्सटेंस लिखे हुए नजर आएंगे, तो वहां पर जनरली वो जो काम करते हैं वो काम करते हैं कैटलिस्ट का। तो अब हम ये समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है उस केमिकल रिएक्शन में। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड इन केमिकल रिएक्शन टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन without getting consumed। मींस कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें केमिकल रिएक्शन में ऐड किया जाता है और वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। रेट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड को चेंज कर देते हैं, बट खुद में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। आफ्टर द रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको उस कैटलिस्ट का अमाउंट उतना ही मिलेगा जितना उस केमिकल रिएक्शन से पहले था। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्लियर हुआ आपको, कैटलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। और कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं। कई बार कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कैटलिस्ट के साथ बच्चों दूसरे केमिकल्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहां पर आपने आयरन के साथ ऐड किया है मोलिब्डेनम को, आयरन के साथ आपने ऐड किया है मोलिब्डेनम को, जो इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, इस केमिकल रिएक्शन की कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट वो होगा जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा, बट उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट की नीड बहुत, कैटलिस्ट की नीड क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। इस केमिकल रिएक्शन में MnO2 को कैटलिस्ट लिया जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड को। बच्चों जैसे कि ये प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको कम टाइम में ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट बनाना है, ऑक्सीजन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो आप इस प्रोसेस में मैंगनीज ऑक्साइड को ऐड कर दें। अगर मैं ये कैटलिस्ट नहीं डालूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक जाएगी, ये रिएक्शन होगी बट बहुत ही स्लो रेट पर होगी, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी। बट जैसे आप MnO2 डालेंगे तो ऑक्सीजन के बनने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये रोल होता है कैटलिस्ट का। अगर रिएक्शन को स्लो करना हो तो उस तरह के भी कैटलिस्ट होते हैं, और कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं एनर्जी चेंज की और कॉन्सेंट्रेशन की। तो देखिए एनर्जी चेंज के भी केसेस मैंने आपको बता तो दिए हैं प्रीवियस क्लासेस में कि एनर्जी चेंजेस के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। बट इसे किस तरह से मेंशन किया जाए किसी इक्वेशन में, तो हम इन्हीं दो इक्वेशन की बात करते हैं कि N2 प्लस O2 बनाता है 2NO, और इसमें प्रोडक्ट के साथ आपको इस नेगेटिव साइन के साथ एक अमाउंट अगर लिखा हुआ मिलता है 43200 कैलोरीज। 43200 कैलोरीज किस साइन के साथ में? नेगेटिव साइन के साथ में। मींस अगर प्रोडक्ट के साथ एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ लिखी हुई है, मींस वो पर्टिकुलर अमाउंट उस केमिकल रिएक्शन में ऐड हुआ है, और वो केमिकल रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि माइनस साइन अगर प्रोडक्ट में है तो ये पॉजिटिव किस तरफ होगा? रिएक्टेंट में। मींस ये अमाउंट किस तरफ ऐड होगा? रिएक्टेंट में। और रिएक्टेंट में अगर आपने एनर्जी ऐड की तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, N2 plus thrice H2 gives 2NH3 plus 22400 कैलोरीज। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि अमोनिया बनाई तो आपको प्लस साइन के साथ में वहां पर एनर्जी का कुछ अमाउंट मेंशन्ड है। मींस वो अमाउंट आपको कहां पर मिलता है? प्रोडक्ट के साथ में। मींस वो जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी। तो एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी का अमाउंट प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन के साथ लिखा हुआ होगा, और एंडोथर्मिक के लिए एनर्जी का अमाउंट प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन के साथ आपको दिखेगा। इसके बाद बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वाली लिमिटेशन किस तरह से सॉल्व की जाएगी। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन में दो केसेस होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इस लिमिटेशन की रेक्टिफिकेशन ये है कि डाइल्यूट के लिए आप उस सॉल्यूशन के उस सब्सटेंस के ऊपर आप मेंशन कर देंगे DIL, जो कि रिप्रेजेंट करेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन को, और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए आप मेंशन कर देंगे CONC, जो रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को, या आप कंप्लीट फुल फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए एग्जांपल्स की। तो कॉपर प्लस H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, अगर ये आपने डाइल्यूट लिया है तो आप ऊपर लिख सकते हैं DIL, और प्रोडक्ट आपका यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि H2SO4 कैसा है? डाइल्यूट है। आगे आप पढ़ लेंगे कि कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली सेकंड केस अगर बात करें, कॉपर आपने H2SO4 लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, तो फिर यहां पर अब आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लिखने होंगे। कॉपर सल्फेट प्लस H2O प्लस SO2। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करने का भी काफी बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो प्रोडक्ट भी आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर डाइल्यूट लिखा, और कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के लिए आप उसके साथ में मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये वो सारा पार्ट था जिसमें आप लिमिटेशंस की रेक्टिफिकेशन को देख चुके हैं, और ये वो रेक्टिफिकेशन है जो आप पहले भी देख चुके थे, बट एक बार लिमिटेशन के साथ मैंने सबको फिर से आपको बताया। तो इनसे कई सारे ऐसे डाउट्स है जो आपके माइंड में होंगे, वो भी क्लियर हुए होंगे, क्योंकि कई बार आप इस तरह से DIL लिखा हुआ देखते हैं तो आपको डाउट होता है कि इसे क्यों लिखा गया है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली कैटलिस्ट, इस पूरे लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कैटलिस्ट की मिली, तो आप कैटलिस्ट को रिवाइज करें। राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कैटलिस्ट गिवन है, इसीलिए कैटलिस्ट राजस्थान बोर्ड की वजह से NTSC स्टेज 1 के सिलेबस का पार्ट बन जाता है। तो NTSC स्टेज 1 में कैटलिस्ट वाला पार्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।